हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, इससे पहले की क्लासेस में मैं डिटेल में वाटर ट्रीटमेंट पे कुछ टॉपिक्स बना चुका हूँ, राइट। वो आपने शायद देखे ही होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में बीटेक फर्स्ट ईयर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कुछ बॉयलर ट्रबल्स की। आपको मालूम है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हमको वाटर बॉयलर चाहिए होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट योर वाटर बॉयलर्स टू प्रोड्यूस द स्टीम, राइट। इफ यू आर नॉट यूजिंग योर बॉयलर्स प्रॉपरली टू प्रोड्यूस द स्टीम, तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें हो सकती हैं और आपके बॉयलर में कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं। और आपका बॉयलर जल्दी ख़राब हो सकता है, काम करना बंद कर सकता है, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ योर वाटर बॉयलर, राइट। और इसके साथ साथ आप देखें कि कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी जब आपका लगातार फॉल्टी तरीके से, आप गलत तरीके से वाटर बॉयलर को यूज़ करेंगे, राइट। तो बॉयलर ट्रबल्स क्या होते हैं, देखिए हमने ऊपर समराइज किया हुआ है। इसको आप देखें। इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर कंप्लीट एलिमिनेशन, सी इफ़ यू सी हेयर, इट इज़ नॉट एक्चुअली गुड टू read the paragraph. Okay, what I can do? Okay, fine. So I can show you in that manner. See what I have written here. In the treatment of the water, complete elimination of all the impurities is not possible, right. The impurity that gives certain troubles will be removed to the certain extent only. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप वाटर को ट्रीट करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, बॉयलर में डालने से पहले हार्डनेस उसमें से रिमूव करते हैं, तो कंप्लीट रिमूवल इन इम्प्यूरिटीज़ का पॉसिबल नहीं है। और जब कंप्लीट रिमूवल पॉसिबल नहीं है तो इससे बहुत सारे ट्रबल आपके वाटर बॉयलर में हो सकते हैं, राइट। अब देखें इसके आगे है, इन द मॉडर्न प्रेशर बॉयलर्स एंड लेबोरेटरीज वाटर प्योरर देन द डिस्टिल वाटर इज रिक्वायर्ड। देखिए दो तरीके के आपके बॉयलर होते हैं, लो प्रेशर बॉयलर एंड द हाई प्रेशर बॉयलर्स। इनको कभी बाद में डिस्कस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिलहाल बीटेक में उतना डिटेल में हमको ज़रूरत है नहीं, ओके। तो लैब में या लेबोरेटरीज में जो भी आप वाटर मॉडर्न प्रेशर बॉयलर यूज़ करते हैं, वहाँ पे डिस्टिल वाटर से भी प्योर पानी हमें कई बार चाहिए होता है, राइट। तो अब वो उसके लिए बॉयलर्स की ज़रूरत है ही है, लेकिन लगातार देखिए सम ऑफ द ट्रबल, अब लगातार अगर आप इस प्रोसेस को बिना ये ध्यान रखे हुए कि बॉयलर को कैसे यूज़ करना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं बॉयलर में, जिनको आप बॉयलर ट्रबल्स कहेंगे, राइट। और देखिए सम ऑफ द बॉयलर ट्रबल्स कॉज बाय द यूज़ ऑफ अनसुटेबल वाटर आर, तो कुछ क्या है। पहला आपका है देखिए कैरी ओवर। तो कैरी ओवर में सिर्फ दो ही आप देखेंगे, प्राइमिंग एंड फोमिंग, और आज का फोकस मेरा डिटेल में प्राइमिंग और फोमिंग के ऊपर ही रहेगा। दूसरा स्केल फॉर्मेशन, स्केल के साथ साथ स्लज भी बनते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी कवर किया जाएगा। आफ्टर दैट फिर मैं बॉयलर कोरोजन और कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट पे भी आऊँगा, ओके। तो अब आप क्या देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैरी ओवर, प्राइमिंग और फोमिंग। तो पहले प्राइमिंग पे मैं फोकस करूंगा। तो देखिए मैंने बुलेट वाइज इसको पॉइंट वाइज समराइज किया हुआ है यहाँ पे। तो पहले ही पॉइंट पे आप देखें, प्राइमिंग में बी डिफाइंड एज द वॉयलेंट और द रैपिड बॉइलिंग ऑफ द वाटर अकरिंग इन द बॉयलर which results in carrying out of the water with the steam in the form of the spray. This process of wet steam formation is called the priming. So ये तो लाइन आपके लिए सीधे सीधे किस लिए हो गई, ये एग्जाम में लिखने के लिए होगी। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, जब आप क्या करते हैं कि स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और अचानक से आपको एकदम से डिमांड आती है कि बहुत तेज़ी से स्टीम चाहिए, तो पानी को आप बहुत तेज़ी से बॉईल करते हैं, रैपिड बॉइलिंग जिसको आप बोलते हैं। तो इस रैपिड बॉइलिंग की वजह से क्या हो सकता है कि जो स्टीम आपकी बनती है उसमें पानी का, कुछ पानी की ड्रॉप्स भी चले जाएं। तो अगर पानी की ड्रॉप्स भी स्टीम के साथ आ जाती हैं तो आप इसको बहुत आसानी से क्या बोल सकते हैं, ये आपका जो है प्राइमिंग है, राइट। तो कैसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए इसको एक जनरली एक ही बीकर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और यहाँ कहीं पर मैं इस वाटर का लेवल रखता हूँ, इसके नीचे ये पानी है, ओके। और इसको मैं सडनली बॉईल करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये बॉयलर तो नहीं है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने इसको ये हीट किया यहाँ से, ओके। ये बर्नर लगा देते हैं इसके नीचे।
और ये मान लीजिए यहाँ से क्लोज है, और यहाँ कहीं से इसमें स्टीम पास करने के लिए कुछ अरेंजमेंट बने हुए हैं, राइट। तो अगर वाटर लेवल इतना ज़्यादा है तो स्टीम जब प्रोड्यूस होती है तो इस स्टीम के साथ साथ क्या होता है, ये वाटर भी बम्प करता है, उछलता है, और पानी की ड्रॉप्स भी आ जाती हैं। तो यहाँ से जब स्टीम पास होती है तो इस स्प्रे में, राइट, स्टीम के साथ साथ पानी के ड्रॉप्स भी होते हैं। तो बस यही प्रोसेस आपकी क्या है, प्राइमिंग के नाम से जानी जाती है। अब प्राइमिंग होती किन कारणों से, देखिए, प्राइमरी मेनली कॉज ड्यू टू द वेरी हाई वाटर लेवल। तो वाटर लेवल बहुत हाई है क्योंकि स्टीम प्रोड्यूस करनी है। अब स्टीम के लिए खुद के लिए ही जगह नहीं है उसके लिए, तो क्या होगा, उसमें सीधे सीधे वाटर की ड्रॉप्स भी आ जाती हैं जो कि स्प्रे के फॉर्म में स्टीम को गीला कर देती हैं। यही प्राइमिंग है। पहला कारण तो ये हो गया, दिस वन। सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अब क्या करते हैं, देखिए, आप लगातार बॉयलर में पानी डालते रहिए, उसको स्टीम जनरेट करते रहिए, लेकिन बॉयलर को आप साफ ना करें। इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कंटिन्यूस ब्लो डाउन ऑफ द एपरेटस। तो कंटिन्यूस ब्लो डाउन ऑफ द एपरेटस का मतलब है कि उसको बंद करके उसकी पूरी सफाई की जाए। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए अगर आपने स्टीम जनरेट करनी है और आप इसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, बार बार बाहर से फ्रेश पानी भरे जा रहे हैं, तो क्या होगा, देख, पानी तो स्टीम तो बॉयल होकर निकलती चली जाएगी, लेकिन जितने भी डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो कहाँ होंगे, नीचे जमा होते रह जाएंगे। अब जब वो नीचे जमा होते रह जाएंगे तो इनकी वजह से, अब ये जितने भी डिजॉल्व सॉलिड्स हैं ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। अगर ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे तो नीचे से ये हीट होगा नहीं, ऊपर से ये हीट होने लगेगा। तो इस तरीके से जब ऊपर से हीटिंग होगी तो अपने आप इसकी सारी काम करने का जो तरीका है वो गड़बड़ा जाएगा, और फिर ये वाटर ज़्यादा बम्प करने लगेगा, ज़्यादा उछलने लगेगा। तो ये कारण आपका हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड रह जाए तो इससे भी आपका प्राइमिंग हो जाए। अब कई बार देखिए, हाई स्टीम वेलोसिटीज और सडन इंक्रीज इन द स्टीम प्रोडक्शन रेट। अब कई बार होता है कि स्टीम बहुत तेजी से चाहिए और आप एकदम से स्टीम का प्रोडक्शन रेट बढ़ा देते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से बॉयलर यूज होते हैं। अगर कहीं बॉयलर यूज होता है, मान लीजिए कि वाटर ने कहीं मेरा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मानते हैं। अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक ना माने और थोड़ा सा प्रेशर अलग माने तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लीजिए, इतने पे बॉईल हो रहा है। वैसे जरूरी नहीं इतना माने, आप इसके अलावा भी कुछ मान सकते हैं, ओके। तो सीधे जब आप बॉयलर स्टार्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं करते हैं, ओके। तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एकदम फिर आपकी ये प्राइमिंग होने लगती है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि भाई पहले आप इसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड रफली इतना हीट कर दें थोड़ी देर के लिए, और जब ये हो जाए तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा के से कहीं 65 डिग्री के आसपास किया जाए, और फाइनली 65 से फिर ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास किया जाए। तो बिल्कुल स्मूथली आप इसको हीट करना शुरू करें, और ताकि पूरा का पूरा वाटर एक साथ गर्म हो जाए और एक साथ स्टीम प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो एकदम सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ये रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। लास्ट, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फोम्स। भाई बहुत ज़्यादा झाग हो जाएंगे अगर, तो इससे भी प्राइमिंग होती है, और झाग से प्राइमिंग ठीक वैसे ही होती है जैसा कि ये डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से मैंने एक्सप्लेन करी थी। अब झाग होने का क्या मतलब हुआ, देखिए, अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ, दोबारा से एक पिक्चर लगा देता हूँ। अब मान लीजिए ये वाला एरिया था, अब इसमें झाग हो गया बहुत ज़्यादा ना ऊपर को। ऑब्वियसली झाग होने का मतलब फोम है, साबुन वाबुन रहा होगा, तो इसमें तो नेचुरली अब सारा का सारा ये एरिया कवर कर लेगा, तो स्टीम के प्रोड्यूस होने के लिए जगह ही नहीं है। तो यहाँ से वाटर फिर बम्प करके चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर से आपकी प्राइमिंग हो सकती है, ठीक। और लास्ट पॉइंट जो इसमें मैंने लिखा है, ड्यू टू द फॉल्टी बॉयलर डिज़ाइन। हालांकि इसको आज की तारीख में या इन मॉडर्न डेज में ये कहना बहुत ज़्यादा बेटर तो होगा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री जो भी बॉयलर लगाती है वो इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए होते हैं, अच्छी कंपनी के होते हैं। तो फॉल्टी डिज़ाइन वाला बात बहुत ज़्यादा है नहीं, हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट कट करने के लिए या कुछ करने के लिए कोई सस्ता बॉयलर लगा दें, तो वहाँ का डिज़ाइन फिर बहुत बढ़िया अगर नहीं होगा उसका मैकेनिकल डिज़ाइन, तब भी ये आपका प्राइमिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये तो रही प्राइमिंग की बात, ऐसे हो सकती है, ओके। अब देखें कि रोक कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द प्राइमिंग टू गेट द प्रॉपर स्टीम प्रोडक्शन रेट। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, ओके। देखिए, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर आप देखें तो इस पिक्चर में ये दिखाया, देखिए ये दिख रहा ना, स्टीम जा रही है ऊपर, और इस स्टीम वाले एरिया में ये वाटर ड्रॉप्स आप मान लीजिए ये वाले सारे जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पिक्चर लगा रखा है, इससे भी आपको हेल्प हो सकती है, ठीक है। हालांकि देखिए ये बहुत बढ़िया है, आपको मालूम है कि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं
राइट। तो बिना रिएक्शंस के केमिस्ट्री नहीं होती, और जब आपके पास रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है तब फिर आपके पास डायग्राम्स जरूर होने चाहिए। तो बेटर है कि एग्जामिनेशन में इस तरीके के डायग्राम बनाए जाएं। अब देखिए कि कैसे हम रोक सकते हैं इस प्राइमिंग को। तो प्रिवेंटिंग मेजर्स, क्या लिखा है मैंने, प्रिवेंटिंग मेजर्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्राइमिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर बॉयलर डिजाइन, फिटिंग मैकेनिकल स्टीम प्यूरीफायर। अब ठीक है, बॉयलर डिज़ाइन बढ़िया हो, फॉल्टी ना हो, और उसमें आपके जो मैकेनिकल स्टीम प्यूरीफायर है वो लगे हों, तो ये तो खैर बॉयलर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इंजीनियर की स्किल्स की बात आती है कैसे करेगा, तो अवॉइड रैपिड चेंज इन द स्टीम रेट, प्रॉपर इवापोरेशन एंड एडुकेट हीटिंग सरफेस। तो भाई ये अवॉइड करें कि एकदम से टेम्परेचर आपको बढ़ा के स्टीम प्रोड्यूस करनी है। आप अवॉइड करें कि इसमें बहुत ज़्यादा आप तेज़ी से स्टीम बनाएं। लेकिन ध्यान रखें कि प्रॉपर इवापोरेशन हो, जैसा मैंने टेम्परेचर को ग्रेड वाइज पहले 40 फिर 60 फिर 80 लेके गया था मैं। और हीटिंग सरफेस प्रॉपर अवॉइड करें, प्रॉपर प्रोवाइड करें। तो हीटिंग सरफेस प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूस अपने एपरेटर्स को साफ करते रहें। साफ नहीं करेंगे तो फिर हीटिंग सरफेस पानी को लगातार मिलेगी नहीं। ओके। देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यूल एंड प्रोवाइडिंग एंटी प्राइमिंग पाइप्स। ठीक है भाई, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये तो सर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही है कि कैसे टेम्परेचर सब पूरे के पूरे बड़े से बॉयलर में एक साथ मेंटेन किया जाए। या एंटी प्राइमिंग पाइप्स भी आजकल आते हैं, तो वो भी पाइप्स में वैसे तो फिट रहते हैं ऑलरेडी, लेकिन आप कई बार इनका यूज़ एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। कीपिंग द वाटर लेवल लो, ठीक है, पानी का लेवल लो रखिए। पानी का लेवल लो लो अगर रखेंगे, मान लीजिए कि इस तरीके से है, आपने यहाँ पे पानी का लेवल रखा हुआ है, तो या इतना एरिया स्टीम को मिल जाता है भाई बनने के लिए। तो जब इतना एरिया मिलेगा तो ऊपर से अगर स्टीम जा रही है, पानी बम्प भी करेगा तो नहीं आएगा। हालांकि इतना लो, कितना लेवल लो रखना है पानी का, ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो बॉयलर के होते हैं वो इंजीनियर आपको पहले ही बताता है कि यहाँ तक रखना है। इस तरीके से ये बने हुए आते हैं। ओके। और लास्ट में आप देख सकते हैं एफिशिएंट सॉफ्टनिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द बॉयलर फीड वाटर। तो पानी को बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट करें कि उसमें हार्डनेस कॉजिंग इम्प्योरिटीज़ ना रहें, ठीक है, और उसका बढ़िया तरीके से फिल्ट्रेशन करें। इसको बॉयलर में डालने से पहले ये ट्रीटमेंट कर ले। तो इस तरीके से आप प्राइमिंग भी रोक सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशंस में फर्स्ट ईयर में अक्सर प्राइमिंग, फोमिंग, स्केल, स्लज, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके। तो ये तो रही आपकी प्राइमिंग। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमिंग के बाद अगला कैरी ओवर क्या है आपका, वो है फोमिंग, आई थिंक। यस, फोमिंग। तो अब फोमिंग क्या है, देखिए व्हाट व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोमिंग। फोमिंग मींस फॉर्मेशन ऑफ द फोम्स। अब फोम समझते हैं क्या है, झाग है। तो बेसिकली होगा क्या ना, बबल्स बन जाएंगे पानी में, स्टेबल बबल्स बन जाएंगे। भाई झाग के जब बबल्स बनेंगे, गुब्बारे बनेंगे छोटे छोटे, तो किस वजह से बनेंगे, साबुन की वजह से बनेंगे। तो ये साबुन नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे रिएजेंट नहीं होने चाहिए जो आपस में रिएक्शन करके साबुन बना दें। ओके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल बट स्टेबल बबल्स अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। तो यही चीज मैंने बताई, स्टेबल बबल। अब ये बनेंगे कैसे, द मेन रीजन फॉर द फोमिंग इज बीइंग द प्रेजेंस ऑफ द फैटी एसिड्स एंड अदर इम्प्योरिटीज। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट में शुरू में ही जब मैंने हार्डनेस पढ़ाया था, वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के, वो सोप कहलाते हैं। मान लीजिए हायर फैटी एसिड्स है, मान लीजिए ये स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, या आपका लॉरिक एसिड कुछ भी है। अगर इस एसिड में कहीं से सोडियम पॉजिटिव आ जाए, ओके, सोडियम पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स को आप क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। और जब साबुन होंगे तो आराम से फिर ये फोम बन जाएगा इसमें, ये प्रॉब्लम करेगा। और ये जब फोम जब बनते हैं तो ये इससे भी फिर प्राइमिंग होती है आपकी, अल्टीमेटली योर फॉर्मिंग रिजल्ट्स इन द प्राइमिंग। ऑयल्स एंड एल्कलीज रिएक्ट्स टू फॉर्म द सोप। अच्छा ये लिखा है थर्ड पॉइंट पे, देखिए जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, ऑयल एंड एल्कलीज रिएक्ट टू फॉर्म द सोप्स which lowers the surface tension of the water and thus increases the foaming tendency of the liquid water। तो ये तो आप जूनियर क्लासेस में 9th से ही पढ़ते हुए आए हैं, सरफेस टेंशन कौन कौन से फैक्टर से बढ़ता है, कौन कौन से फैक्टर से कम होता है। और आपको मालूम है कि जैसे ही आप साबुन डाल देते हैं, झाग बनता है, तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और जहाँ सरफेस टेंशन कम हुआ, फिर वहाँ फोमिंग टेंडेंसी पानी की बढ़ जाती है, फोम्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो इन चीज़ों को आप
जाने की किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब रोकना है, प्रिवेंटिंग मेजर्स, कैसे हम इनको रोक सकते हैं। तो प्रिवेंटिंग मेजर्स में आप देखिए, फोमिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एंटी फोमिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे केमिकल्स ऐड कर दीजिए जो कि ये फोम को बनने ना दे, इसका मतलब सोप को न्यूट्रलाइज कर दे। ओके। फिर दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ द कंसंट्रेटेड बॉयलर वाटर एंड रिप्लेसिंग इट बाय द फ्रेश फीड वाटर। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये कंटिन्यूस ब्लो डाउन ऑफ द एपरेटस कहलाता है। तो लगातार आप एपरेटस को साफ करें, फ्रेश वाटर डालें जिससे कि डिजोल्व सॉलिड उसमें ना रहे पहले से, और आसानी से आपका फोमिंग वाली प्रॉब्लम दूर हो जाए। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट इज दैट द रिमूविंग ऑयल फ्रॉम द बॉयलर वाटर बाय एडिंग द कंपाउंड्स लाइक द सोडियम एल्यूमिनेट। सो इफ यू हैव द सोडियम एल्यूमिनेट यू कैन ऐड टू दैट दिस सोडियम एल्यूमिनेट इनटू द वाटर, तो इससे भी आपकी फोमिंग की प्रोसेस रुक जाती है। हालांकि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको मैं इसके साथ ही कंबाइन कर दूं तब भी बात एक ही है। तो ये है आपकी प्राइमिंग और फोमिंग, जो कि वाटर ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं डिटेल में स्केल और स्लज की बात करूंगा, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है ही तो है, और साथ ही साथ वो इंडस्ट्री में बॉयलर्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए भी आपको वो उस तरीके की चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।